हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम जो ये डीएसएसपी के टॉपिक वाइज सीरीज कर रहे हैं, इसमें अपने आज हम करेंगे पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है। आज हम करेंगे यूनिट थर्ड, द कॉची प्रॉब्लम एंड वेव इक्वेशन। द कॉची प्रॉब्लम एंड वेव इक्वेशन करेंगे, और इसमें भी आज हम टॉपिक जो करेंगे वो करेंगे कॉची प्रॉब्लम। और आज के टॉपिक के लिए मैं आपको कहना चाहूंगी एक चीज कि जो कॉची प्रॉब्लम है, इस कॉची प्रॉब्लम एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर पता ही नहीं चलता कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, और फिर पेपर में क्वेश्चन सोल्व नहीं होते। मैंने खुद ने एमएससी कर ली थी, और जब भी मैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर देती थी तो कॉची प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मेरे से आज तक कभी भी सोल्व नहीं हुए थे। और मैं हर बार कॉची प्रॉब्लम पढ़ती थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता था कि किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करूं, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और मैं आज आप लोगों को जो कॉची प्रॉब्लम पढ़ाऊंगी, उसके बाद आपको लगेगा कि आज का जो लेक्चर हुआ है उसके अंदर हमने कुछ नया सीखा है। कॉची प्रॉब्लम यूट्यूब पे किसी भी टीचर ने अभी तक डीएसएसपी के लिए कॉची प्रॉब्लम पूरा पीडी पढ़ा दिया होगा, लेकिन कॉची प्रॉब्लम की डेफिनेशन पढ़ा के आपको छोड़ दी होगी, क्योंकि कॉची प्रॉब्लम थोड़ा सा टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक है जिसको बुक से पढ़ने से भी समझ नहीं आता है। मैंने पिछले 2-3 दिन से क्लास नहीं ली पीडी की। इसका लेने का सिर्फ एक ही रीजन था कि मुझे कॉची प्रॉब्लम पे खुद बैठ के काम करना था, और मैंने बहुत अच्छे से काम किया है इस पर बैठ के। तब जाके मैं आज आपको कॉची प्रॉब्लम पढ़ाऊंगी, और आप देखना आपने कभी भी ऐसा इस तरह से कॉची प्रॉब्लम नहीं पढ़ा होगा। हायर मैथ में हो सकता है किसी टीचर ने पढ़ा रखा हो यूट्यूब पे, बट डीएसएसपी के लिए किसी पेड बैच में भी कॉची प्रॉब्लम ऐसे नहीं पढ़ाया गया होगा, क्योंकि कॉची प्रॉब्लम जो है वो टॉपिक एक अच्छा टॉपिक है। एक अच्छा टीचर इसको पढ़ा सकता है, और वो भी बहुत अच्छा काम करके। मैं ये नहीं कह रही कोई नहीं पढ़ा सकता, पर एक अच्छा टीचर ही कॉची प्रॉब्लम को ये बता सकता कि इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि इसके ऊपर काम करना पड़ता है। और एक अच्छा बच्चा, मतलब बहुत अच्छा बच्चा, खुद से पढ़ के कर सकता है। सबके बस की बात नहीं है कॉची प्रॉब्लम पढ़ पाना। ऐसे तो पढ़ लोगे आप, पीडी की बुक से पढ़ लोगे, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसके क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है, और इसके क्वेश्चन किस तरह से डील करने हैं, किस तरह से निकालने हैं इसके क्वेश्चन, और हमें जरूरत क्यों है कॉची प्रॉब्लम की। ठीक है, तो अगर आप लोगों को लगे, आज के लेक्चर के लिए मैं कहना चाहूंगी, अगर आप लोगों को लगे कि मैंने कुछ अच्छा पढ़ाया है, तो आप लोगों को एक तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि मैंने आपको ये टॉपिक कैसा पढ़ाया, कि मुझे इस टॉपिक पे और भी काम करने की जरूरत है, या मैंने अच्छा पढ़ाया। आपने आज के लेक्चर के लिए मुझे जरूर बताना। मैं कभी नहीं बोलती कि आप लोग मुझे मैंने कैसा पढ़ाया है, कैसा नहीं पढ़ाया, लेकिन हाँ, आज के लेक्चर के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, तो आप लोग प्लीज प्लीज जरूर बताना कि आज का लेक्चर कैसा था। और दूसरी चीज, अगर आपको लगे कि आज के लेक्चर में कुछ दम था, कुछ मस्त था, कुछ अलग था, तो फिर आप लोगों को कम से कम 2 लोगों से चैनल को 2 लोगों को शेयर करना है, और सिर्फ शेयर करके नहीं छोड़ देना, सब्सक्राइब भी करवाना है। ठीक है, चलो भाई फिर करते हैं स्टार्ट कॉची प्रॉब्लम। ठीक है, कॉची प्रॉब्लम के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन तो सब बताते ही हैं, हम भी बता देंगे। ठीक है, डेफिनेशन के अंदर क्या है, कॉची प्रॉब्लम कंसीडर। कॉची प्रॉब्लम अपने पास कहाँ, एक फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर पीडी होगी। फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर पीडी विद इनिशियल कंडीशन दे दी जाए तो वो कॉची प्रॉब्लम हो जाती है। अगर अपने पास फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर पीडी का हम सॉल्यूशन निकालते आ रहे थे, बाय द लैग्रेंज मेथड हमने निकाला था, अगर उसके साथ इनिशियल कंडीशन भी दे दी जाए तो वो कॉची प्रॉब्लम बन जाता है। ठीक है, चलो तो लिखो, वही डेफिनेशन है। कॉची प्रॉब्लम और कॉची मेथड consider a first order linear pd क्या होगी अपने पास, a u of x प्लस u of y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस k ऑफ u। देखो मैंने वहां पे जो आपको लीनियर पीडी लिखवाई थी, वहां पे ऐसे लिखवाई थी, a u x प्लस में जब डेफिनेशन लिखवाई, प्लस में अपने पास मैंने यहाँ k डैश u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई मीन्स मैंने यहाँ c लिख दिया था, और c मैंने कहा था फंक्शन होगा एक्स वाई का। a b और अपने पास जो होंगे, और k डैश होगा, ये भी फंक्शन होंगे अपने पास एक्स वाई के। क्लियर है इतनी चीज। विद अपने पास तो इस चीजों में डिफरेंस नहीं है, बस ये k डैश ले लेंगे, इधर आ जाएगा तो इधर ये हो जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं इनमें। ठीक है, विद इनिशियल कंडीशन होगी y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 इज इक्वल टू में 0। ये क्या होगी,
अपने पास एक फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर पीडी होगी इस तरह से, और इनिशियल कंडीशन होगी ये, तो ये अपने पास क्या होती है, ये होती है कॉची प्रॉब्लम। इसको क्या कहेंगे, एज कॉची प्रॉब्लम, तो इसको कहेंगे हम कॉची प्रॉब्लम, ठीक है, कॉची प्रॉब्लम। अब ये थी अपने पास डेफिनेशन, क्या होता है, एक लीनियर पीडी होती है, इस टाइप की लीनियर पीडी विद इनिशियल कंडीशन, दैट वाज द इनिशियल कंडीशन, इसको क्या बोलेंगे, इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन। एंड इनिशियल कंडीशन के साथ जो भी अपने पास फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर पीडी दे रखी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉची प्रॉब्लम। अब अपने पास आता है कि इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, मेन इसका काम यही है, ये तो डेफिनेशन है, इससे कुछ है नहीं। कॉची प्रॉब्लम से आपसे कॉची प्रॉब्लम, कॉची प्रॉब्लम में दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आपसे क्या पूछेगा, सॉल्यूशन पूछेगा, सॉल्यूशन ऑफ कॉची प्रॉब्लम, जो कि बुक में भी गिवन है, या आपसे पूछेगा कोई कर्व दे देगा, ओन लिखेगा, आपसे पूछेगा x नॉट y नॉट z नॉट, मतलब मैंने x नॉट y नॉट z नॉट या u दे लो, मतलब कुछ भी होगा, u होगा तो u हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जिसका भी फंक्शन है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की पीडी है, z है तो z हो जाएगा, u है तो u है। आपसे पूछेगा इस कर्व के ऊपर जो गिवन पीडी है उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, या उसके नो सॉल्यूशन होंगे। समझ में आया अभी? क्वेश्चन पेपर में ना होने का रीजन ये है, ये तो सब पढ़ लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ कॉची प्रॉब्लम, कि सॉल्यूशन अपने पास निकालना है कॉची प्रॉब्लम का, बुक में दिया हुआ है, उसमें से रट्टे मार लिए, उसमें से कर लिया, हो गया। लेकिन अगर वो क्वेश्चन देता है इस टाइप के, वो आपको एक कर्व दे देगा और ये पूछेगा इस कर्व के ऊपर यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा, तो कॉची प्रॉब्लम यहां मुश्किल हो जाता है। और जबकि ये एक दो मैं कहूं कि 20 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है, 20 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है, 5 या 6 सेकंड में भी सोल्व हो जाते हैं कई क्वेश्चन, तो जिसमें कैलकुलेशन इजी होती है, थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ होती है तो 20 सेकंड लग जाते हैं, 36 सेकंड का क्वेश्चन है भी नहीं ये। इसी वजह से क्वेश्चन यहां से आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। और अगर ये सीखना है तो इसका कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, और इसका कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा तो कॉची प्रॉब्लम को ढंग से सीखना पड़ेगा। पीडी की बुक से पढ़ने से, ऐसे जो ये जीवनसन पब्लिकेशन की बुक पढ़ने से कॉची प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। चलो अब मैं पहले आपको थोड़ा सा टाइम इस पे देंगे, ये समझाऊंगी सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, और फिर हम पूरा टाइम इस पे देंगे, ठीक है। इस पे 2-3 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी, क्लियर है? चलो मैं लिखना है ये कॉपी में सब कुछ। चलो हम निकालेंगे सॉल्यूशन ऑफ कॉची प्रॉब्लम, तो उसके लिए एक क्वेश्चन करवा देते हैं, यूज कॉची प्रॉब्लम, यूज कॉची मेथड टू सॉल्व। क्या सॉल्व करना है आपको, ux प्लस uy इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और u ऑफ x0 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। चलो ux प्लस uy इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ux0 इज इक्वल टू 0। मैं इसको कॉची प्रॉब्लम से सोल्व करके दिखा रही हूँ ताकि आपको सॉल्यूशन कॉची की हेल्प से निकालना आ जाए। अदरवाइज इसको आप लैग्रेंज मेथड से सोल्व करके उसका जो सॉल्यूशन आएगा उसमें ये इनिशियल कंडीशन पुट कर देना, तो उससे भी आप निकाल पाएंगे। इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि ये ज्यादा यूज नहीं होता, और इसी वजह से ये पेपर में कम पूछा जाता है, क्योंकि ये थोड़े लिखेगा कि कॉची की आप किसी की हेल्प से निकालो, वहां तो सॉल्यूशन से मतलब होता है, तो वहां पे वो दूसरे पे क्वेश्चन पूछता है, यूनिक सॉल्यूशन होगा कर्व पे, इनफाइनाइट हो गए या फिर नो सॉल्यूशन हो गए। लेकिन आपको कॉची प्रॉब्लम यहाँ से क्या आ जाएगा, थोड़ा सा ढंग से समझ आ जाएगा। चलो सबसे पहले वही सब्सिडरी इक्वेशन जो लैग्रेंज में करती है, इसका कोफिशिएंट 1 है, dy का कोफिशिएंट 1 है, और du का कोफिशिएंट, क्योंकि u की रिस्पेक्ट में है, du का कोफिशिएंट x प्लस वाई। मैं इन दोनों को सोल्व करूंगी तो यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू में c आ जाएगा। यहाँ पे अब यहाँ से मैं इन दोनों को ले रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा dx इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू du बाई में x प्लस वाई। अब यहाँ y है ही नहीं, dy है नहीं, तो y की जगह वैल्यू पुट करोगे, यहाँ से y की वैल्यू x माइनस c आ जाएगी, तो x प्लस क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू x प्लस ये आ जाएगी x माइनस सी। तो यहाँ से अपने पास dx और ये बन जाएगा 2x, तो क्या होगा 2x माइनस सी इज इक्वल टू डी ऑफ यू। इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स इज इक्वल टू में u प्लस में c डैश। कितनी बात समझ में आई? c की वैल्यू आपको पता है, पुट कर दो यहाँ से c की वैल्यू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस
इसकी वैल्यू कितनी है x माइनस वाई इंटू में x इज इक्वल टू यू प्लस सी डैश। तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का एक्स वाई हो जाएगा और इज इक्वल टू में u प्लस में सी डैश हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा एक्स वाई। तो ये अपने पास क्या आ गया भाई यहाँ से u प्लस में सी डैश इज इक्वल टू में एक्स वाई। तो यहाँ से अपने पास सी डैश को उधर ले जाओ, u इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस में सी डैश। आपको क्या करना है, ये सॉल्यूशन आ गया है लेकिन इसमें क्या रहेगा, सी डैश को खत्म करना विद द हेल्प ऑफ इनिशियल कंडीशन दिस। ये कह रहा है x की जगह x रहने दो, y की जगह अपने पास 0 रहने दो और अपने पास u की जगह क्या पुट करना 0, क्योंकि u को ये लिख सकते हो ना फंक्शन होगा एक्स वाई का इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस में सी डैश। अब यहाँ पे u ऑफ x की जगह x y की जगह 0 पुट करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 माइनस में सी डैश। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी 0। यहाँ से सी डैश की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो इसके अंदर पुट कर दो। तो u एक्स वाई जो फंक्शन रहेगा वो मेरे पास क्या आ गया एक्स वाई। ये अपने पास सॉल्यूशन आ गया गिवन पीडी का बाय विद द हेल्प ऑफ कोशी प्रॉब्लम। कोशी प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन आ गया अपने पास कोशी मेथड से। कोशी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोशी मेथड से अपने पास आ गया। ये अपने पास आएगा u एक्स वाई इज इक्वल टू में एक्स वाई। ये अपने पास क्या होगा सॉल्यूशन होगा, अगर मेरे से गलती नहीं हुई होगी कहीं तो। ठीक है, अगर गलती हो गई है तो आप देख लेना, अदरवाइज मुझे लगता तो नहीं है हुई होगी। देखो यू एक्स डी एक्स अपने पास किया, डी वाई किया तो एक्स माइनस वाई सी हो गया। यहाँ डी एक्स वाई में एक्स प्लस वाई कर दिया, तो इन दोनों को ले लिया अपने पास। हाँ ये फैक्टर भी तो ले सकता है ना कोई, तो सॉल्यूशन अलग आ सकता है। तो यहाँ y की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, x माइनस में c हो गया, तो ये 2x माइनस में c, 2x माइनस में c हो गया। यहाँ से अपने पास एक्स स्क्वायर बाय में 2, यहाँ पे माइनस सी एक्स इज इक्वल टू यू प्लस सी डैश। यहाँ से अपने पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में c की वैल्यू अपने पास x माइनस वाई मैंने पुट कर दी, बाहर x हो गया। यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस के एक्स वाई यू प्लस सी डैश हो गया। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है। अगर y वाले को लोगे तो आंसर अलग आएगा, ये सेम नहीं आएगा, फिर अलग आएगा। ठीक है, बट ये आप इसको बेशक आप करो, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करो, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करो, पुट करो और इसके अंदर पुट करो, ये सेटिस्फाई होएगा इसके अंदर। इसका मतलब ये सॉल्यूशन करेक्ट है। ठीक है भाई, चलो ये था अपने पास कोशी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आप निकालना तो इस तरह से निकाल सकते हैं, ये तो इजी सा टास्क था। ठीक है, चलो अब जो मेन काम करना है, जो मुझे आपको सिखाना है, वो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन उसी पे आते हैं और कोई नहीं बताता उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं और आते ही है। मेरे से आज तक अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए ना पीडी के किसी भी मतलब एग्जाम में, तो अपने पास बस उसका रीजन यही था, मुझे पता ही नहीं था कि क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और ये कहाँ से वो आता है। मैंने इसमें 2-3 बुक पढ़ी हैं, उसके बाद मुझे समझ आया कि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन नेट में आते हैं, CSIR नेट में आते हैं, वहां से मुझे पता चला कि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। चलो अपने पास गिवन पीडी दी होगी, ठीक है, ऐसे देगा भाई। अब ध्यान से देखना है, लेट P ऑफ एक्स। किसी ने नेट की तैयारी कर रखी तो उसको तो पता होगा। ठीक है, कर्ल जेड बाय में कर्ल एक्स, P एक्स वाई जेड कर्ल जेड बाय में कर्ल एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई जेड। और पता है क्या होता है, नेट में बच्चे प्योर पढ़ के जाते हैं सिर्फ, तो ये अप्लाइड का पोर्शन ही छोड़ जाते हैं, तो ज्यादातर कोशी प्रॉब्लम पे कोई ध्यान ही नहीं देता है। हम लोगों ने भी कभी ध्यान नहीं दिया, वो तो अब मुझे करवाना था तो मैंने ध्यान दिया कि ये कोशी प्रॉब्लम तो करना ही पड़ेगा, हमेशा छोड़ती आ रही हूँ, तो इसका तो कुछ बेनिफिट हो नहीं रहा है। तो अब बैठ के मैंने इसको पढ़ा और अब आपके सामने है जैसा भी पढ़ा है। चलो, P एक्स वाई जेड कर्ल जेड बाई में कर्ल एक्स प्लस में Q एक्स वाई जेड कर्ल जेड बाई में कर्ल वाई। क्योंकि मेरा एम सिर्फ एक है, आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देना है, कोई भी टॉपिक आपका छूटना नहीं चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ जाए। मैं आप लोगों को अपनी तरफ से बेस्ट दूंगी, लेकिन मैं आप लोगों से भी उम्मीद करूंगी अगर आपके पास उससे बेस्ट कंटेंट है तो प्लीज मेरी मेल आईडी पे भेजिएगा। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और मैं जो अपना थंबनेल लगाती हूँ उस पर मैंने मेल आईडी लिख रखी है, तो वहां से भी आप मेल आईडी, उस मेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं। ठीक है, चलो, कर्ल जेड वाई में कर्ल वाई इज इक्वल टू में आर ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, P एक्स वाई जेड कर्ल जेड वाई में कर्ल एक्स प्लस में Q एक्स वाई जेड कर्ल जेड वाई में कर्ल वाई इज इक्वल टू में आर एक्स वाई जेड। अपने पास इस तरह होगा विद द इनिशियल कर्व, कंडीशन तो है ही नहीं ना, कर्व विद द इनिशियल कंडीशन कर्व गामा ऑफ अपने पास दे दिया x नोट टी यानी कि फंक्शन ऑफ t, y नोट टी, ध्यान से देखना भाई, और यहाँ पे अपने पास z का फंक्शन है ना ये, तो मेरे पास z नॉट टी
ठीक है, जेड नॉट टी। द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, देन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है भाई, अब यहां से देखो, ये अपने पास P है, ये अपने पास Q है, ये आपके पास R है। नेचर ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आपको क्या लेना है कि जो पार्शियल डेरिवेटिव लेना है P का, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है P का, क्या लिखोगे आप? P पार्शियल डेरिवेटिव नहीं, सॉरी, P अपने पास ये गामा, इसके अंदर जो भी कर्व दे रखा है ये पुट कर दोगे, मैं एग्जांपल करवाऊंगी आपको समझ आएगा। गामा ऑफ P बाय में इसका डेरिवेटिव, x नोट का डेरिवेटिव, अगर नॉट इक्वल टू आ जाता है Q ऑफ गामा और y नोट का डेरिवेटिव, y नोट का डेरिवेटिव, तो यूनिक सॉल्यूशन देगा। क्या देगा? कंडीशन याद रखनी है भाई, यूनिक सॉल्यूशन देगा। दूसरा अपने पास, अगर आपने P ऑफ गामा निकाला और y में x नॉट t इक्वल आ जाए Q ऑफ गामा इक्वल टू y नॉट t, और आगे क्या है आपके पास R, तो आप क्या करो, कैपिटल R गामा और z डैश टी नोट, अगर ये तीनों इक्वल आ जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। तीसरा इसी के अंदर लिखो, अगर तीसरा यही लिख दूं, थर्ड दिख रहा है पता नहीं, ये दोनों इक्वल हो जाएं, यानी कि P ऑफ गामा बाय में x नोट टी इज इक्वल टू Q ऑफ गामा इज इक्वल टू y नोट टी, नोट इक्वल टू आ जाए R ऑफ गामा बाय में z नॉट टी, तो अपने पास होगा नो सॉल्यूशन। जैसे हम 10th क्लास में नहीं करते थे कि अपने पास अगर एक लीनियर इक्वेशन लेते थे और हम कहते थे कि वहां पे अपने पास क्या करते थे तुम, वहां पे भी तो यही करते थे ना, a बाय में a डैश इज इक्वल टू b बाय में b डैश हो जाए तो अपने नोट इक्वल हो जाए, यूनिक सॉल्यूशन। ये दोनों इक्वल हो जाए और c बाय c डैश इक्वल ना होए तो नो सॉल्यूशन, यानी कि नो सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर अपने पास तीनों इक्वल हो जाए तो हम कहते थे कि उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो गए। उसी तरह से अपने पास याद रख सकते हैं, तो जो हम 10th क्लास में करते थे कि अगर पहले दो का लेंगे अपने पास वो इक्वल नहीं है तो अपने पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, पहले दो का इक्वल है तीसरे की इक्वल नहीं है तो अपने पास नो सॉल्यूशन होगा, अगर पहले तीनों का इक्वल है तो अपने पास क्या होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्लियर है इतना? और इसी को अगर एग्जांपल करेंगे, मैं एक दो एग्जांपल करवाऊंगी, देखती हूँ 2-3 करवाऊंगी। चलो, P जो ux में लिखूंगी या zx का कोफिशिएंट P होगा, zy का कोफिशिएंट Q होगा, और जो भी आपके राइट हैंड साइड में होगा वो आपका R होगा। ठीक है, करो वो आपको देगा कि किस करो के ऊपर आपको बताना है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल करते हैं, x आपको दे रखा है, PD दे रखी है, x कर्ल u y में कर्ल x प्लस में y कर्ल u y में कर्ल y इज इक्वल टू में आपके पास है 2u, क्या है? 2u, और आपके पास सेटिस्फाइंग द इनिशियल कंडीशन, वो ऐसे भी दे सकता है, करो ना देके, करो आपको खुद बनाना पड़ेगा। फिर इनिशियल कंडीशन ऐसे दे दिया जाए आपके पास y इज इक्वल टू x दे दिया जाए और u इज इक्वल टू 2x दे दिया जाए। अगर ऐसा दे दिया जाए देन, इतना ही देगा क्वेश्चन में, तो देन आपसे वो करो पूछे तो करो क्या बनेगा अपने पास? x की जगह तो आपको x ही लिखना है, कुछ भी दे ही नहीं रखा ना। फिर y किसके इक्वल है? x। सेकंड मुझे y नोट कहा था ना यहाँ पे, तो वो दे किसके इक्वल रखा? x के। फिर मैंने कहा था यहाँ पे u नोट होना चाहिए, तो वो किसके इक्वल दे रखा? u 2x के। तो ये आपके पास बन गया करो। ठीक है, ये आपके पास करो बन गया। इसके ऊपर आपको बताना है कि इस पीडी का यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होंगे। चेक करो भाई, यहां से p की वैल्यू निकालो, दैट इज p, दैट इज q, दैट इज r। तो देखो मैंने कहा था p ऑफ गामा बाय में आपको x क्या निकालना है? जो भी आपके पास ये x नोट होगा, ये y नोट होगा, ये आपके पास u नोट होगा। अब x नोट t का डेरिवेटिव, और तो अपने पास p ऑफ गामा, p की वैल्यू क्या है? x,
और इसकी वैल्यू इसके अंदर रखेंगे तो कितना आ रहा है x, तो ये अपने पास हो गया x। इसका डेरिवेटिव अपने पास क्या आ रहा है 1, ठीक है, तो ये आ गया। अब मुझे निकालना है क्यू ऑफ गामा बाय में अपने पास y नोट डैश। क्यू ऑफ गामा भी क्या है x, यहाँ दे रखा है y और y किसके इक्वल दे रखा है यहाँ पे x, तो ये भी अपने पास क्या हो जाएगा x बाय में, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट, इसका डेरिवेटिव क्या होगा y डेरिवेटिव, इसका अपने पास डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो इसको t कट लो ना बेशक, t और 2t। एक काम करो x छोड़ो, यहाँ से लिखो t, कंफ्यूजन नहीं होगी। अब x पहला कितना कह रखा है t, तो मैंने t किया तो अपने पास कितना आ जाएगा t और उसका डेरिवेटिव 1। फिर ये y कह रखा है और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 1, और ये मेरे पास क्या है t, ये दोनों क्या हो गए इक्वल। फिर अपने पास क्या रखा है ट्वाइस ऑफ, यानी कि r ऑफ गामा बाय में अपने पास क्या हो जाएगा कि u नोट t का डेरिवेटिव। अब ये कह रखा है देखो ट्वाइस ऑफ u, यानी कि ट्वाइस, और जो भी u है u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू कितनी दे रखी 2t, तो अपने पास क्या हो जाएगा 2t, और डेरिवेटिव इसका कितना आएगा 2, तो कितना हो गया अपने पास 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 2t। अब यहाँ से देखना ये अपने पास क्या आया है t, अगला भी क्या आया है t, लेकिन नॉट इक्वल टू 2t ना, तो आप कहोगे नो सॉल्यूशन। समझ में आई बात, ये कहोगे नो सॉल्यूशन। एक दो एग्जांपल और करेंगे, मैं यही रखूंगी बस चेंज करती रहूंगी कंडीशन को। इसमें आ गया नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब कंडीशन को चेंज कर रहा है, ठीक है, इसने दे दिया कि ये वाली चीज अगर ये दे दी तो यहाँ पे देखो इसकी जगह मैंने x की जगह पुट किया t, तो ये मेरे पास x मेरे पास क्या है, मैंने स्टार्टिंग में x को ले लिया t, तो y भी क्या आ गया, x को अगर मैंने t पुट किया तो y भी क्या आ गया अपने पास t, अगर मैंने x को t पुट कर रखा तो u क्या आ गया 2t स्क्वायर, ठीक है। अब देखो वही मैं क्या करूंगी गामा ऑफ t बाय में मेरे पास क्या करना है x नोट डैश t, ठीक है। गामा ऑफ t अपने पास ये क्या कर रखा है, इसने दे रखा x और x की वैल्यू वहां पे क्या दे रखी है t का डेरिवेटिव 1, दूसरा उसका करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा t, और यहाँ पे अपने पास एक काम करती हूँ यहाँ पे x स्क्वायर कर देती हूँ और यहाँ पे यही रहने देती हूँ, तो यहाँ पे अपने पास y की जगह हो जाएगा t स्क्वायर, वरना तो सेम ही हो जाएगा ना, यहाँ पे 2 ऑफ t ये आ गया। अब मैंने गामा ऑफ ये लिया तो अपने पास ये आ गया। अब मेरे पास बताता है कि x स्क्वायर, अब यहाँ पे तो अपने पास क्या है y, और y की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी t स्क्वायर, तो आप क्या लिखोगे t स्क्वायर, ये मैं गामा ऑफ क्यू कर रही हूँ, ठीक है। क्यू ऑफ गामा बाय में अपने पास क्या करना है आपको y डैश t, ठीक है। तो आपके पास क्या रखा है इसने y की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें t स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय में इसका डेरिवेटिव तो अपने पास 2t, तो ये अपने पास कितना आ गया t/2। अब t तो t/2 के इक्वल होगा नहीं, बस एक कंडीशन में हो सकता है t अगर 0 है, t अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो ये कभी 0 नहीं होगा, लेकिन t इज इक्वल टू 0 हुआ तो अपने पास अलग केस करना पड़ेगा। t नॉट इक्वल टू 0 पे क्या देगा यूनिक सॉल्यूशन, t नॉट इक्वल टू 0 पे क्या देगा यूनिक सॉल्यूशन। अगर t इक्वल टू 0 होगा तो ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे, और इसको अपने पास क्या कह रखा है अपने पास गामा ऑफ r ऑफ गामा और r डैश ऑफ t, अपने पास r ऑफ गामा ट्वाइस ऑफ दिस, तो अपने पास ट्वाइस ऑफ 2t डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव 2, तो ये अपने पास आ गया 2t, तो ये भी हो गया 0। तो अगर t की वैल्यू 0 है तो तीनों 0 हो गए तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा, t नॉट इक्वल टू 0 है तो यूनिक सॉल्यूशन देगा। क्लियर भाई, चलो और करते हैं इसी पे, एक और करो। अगर मेरे पास आ जाए, चलो इसी को चेंज करते हैं फिर। अगर अपने पास यहां आ जाता है माइनस ऑफ y और यहां आ जाता है x, ये भी तो हो सकता है। चलो ये p हो गया, अब अपने पास ये q हो गया, और ये मैंने यही रखा, इनिशियल कंडीशन यही रखा, तो मैंने गामा ऑफ पहले p ऑफ गामा बाय में मुझे क्या करना है x नॉट डैश, ठीक है। p ऑफ गामा करूंगी तो यहाँ पे क्या रखा माइनस y का मतलब है y, ये x की वैल्यू है ना, ये y की है और ये अपने पास u की है, तो नेगेटिव ऑफ दिस, माइनस y का मतलब नेगेटिव ऑफ t स्क्वायर, y की वैल्यू रखी है यहाँ पे, और इसका डेरिवेटिव कितना होगा 2t, ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया माइनस t बाय में 2। अब मुझे चाहिए क्यू ऑफ गामा डिवाइडेड बाय में y डैश t,
क्यू ऑफ गामा, यहाँ पे एक्स की जगह क्या है टी। समझ में आ रही है ये चीज? यहाँ पे क्यू की वैल्यू एक्स, तो आप यहाँ से एक्स की वैल्यू उठाओगे तो कितनी होगी टी, डिवाइडेड बाय में हमें क्या करना होता है, डेरिवेटिव तो वाई डैश का करना ना। मैंने बस यही चीज बतानी थी आपको कि आप लोग सोचते हो कि जो लिखा है उसी का डेरिवेटिव होता है, नहीं ऐसा नहीं होता। देखो यहाँ पे मेरे पास x है, ये क्यू ऑफ गामा होगा, नीचे y डैश टी है, y डैश की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी है टी स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा अपने पास 2t, तो कितना आ गया 1/2। अब अगर t की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 है, t की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू -1 है तभी ये इक्वल, अगर t की वैल्यू नॉट, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा -1 के अलावा कुछ भी हो, ये कभी इक्वल नहीं होगी। t की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू -1 है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आई? t की वैल्यू नॉट इक्वल, देखो t की वैल्यू अगर -1 होगी तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, वो तो हम अभी निकालेंगे फिर। अगर अपने पास t की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 है तो ये अपने पास क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। अब अपने पास आता है, मैंने आर ऑफ गामा निकालो, आर ऑफ गामा डिवाइडेड बाय में मेरे पास है यू नॉट डैश टी। आर ऑफ गामा क्या कहता है, ट्वाइस ऑफ यू, ठीक है, मैं इसको ट्वाइस की जगह चलो थ्राइस कर देते हैं, थ्राइस ऑफ यू। तो अपने पास थ्राइस ऑफ यू यानी कि ये हो गया थ्राइस, यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 2t, और डिवाइडेड बाय इसी का डेरिवेटिव तो ये होगा 2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 3t। अगर t की वैल्यू अपने पास, हाँ t की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू -1 है तो यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है, और इफ t की वैल्यू अगर -1 है तो ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे, ये और ये तो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अगर -1 वहाँ -3 होगा, तो यहाँ से मेरे पास गामा ऑफ p ऑफ गामा बाय एक्स नोट डैश इक्वल हो जाएगा क्यू ऑफ गामा इज इक्वल टू वाई नोट डैश नॉट इक्वल टू होगा आर ऑफ गामा बाय में यू नोट डैश। तो अपने पास क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। कब, जब t इज इक्वल टू -1 है, और अगर t नॉट इक्वल टू -1 है तो ये दोनों क्या रहेंगे अपने पास, नॉट इक्वल, तो यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। समझ में आई इतनी बात? चलो एक एग्जांपल और करवा दूं ताकि क्लियर हो जाए, इजी है ना। अगर मेरे पास यहाँ आ जाए 2x² और यहाँ आ जाता है 2x + y, हो सकता है ऐसा भी। चलो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया मैंने, x की जगह गामा बनाओ पहले, या तो वो आपको दे देगा यहाँ पे, अगर नहीं दे तो इनिशियल कंडीशन देगा, तो फिर आपको बनाना पड़ेगा। समझ गए, मैं इसको डिफिकल्ट ले रही हूँ, वो क्या करेगा, ये ना दे के आपको ये भी दे सकता है, ये दे रखा है फिर तो दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर नहीं दे रखा तो पहले इसकी हेल्प से ये बनाएंगे ना। तो देखो x की जगह मैंने पुट कर लिया सबसे पहले t, तो y मेरे पास क्या आ गया 2t², फिर अपने पास x की जगह t और y 2t², तो कितना हो गया 2t प्लस में 2t², तो 2 को मैंने बाहर ले लिया, t को भी बाहर ले लिया, t + 1 होगा। बात समझ पे आई? देखो यहाँ से क्या होगा 2, x की वैल्यू कितनी है मेरे पास t, प्लस y की वैल्यू क्या है 2t², 2t को मैंने कॉमन ले लिया, क्या आ गया 1 + t, तो ये मैं u की जगह बस पुट कर रही हूँ 2t t + 1। बात समझ में आई? चलो इसको चेंज करना है, चेंज करना है, कर लो, ये लो, ठीक है, इसको यही रहने देते हैं, फिर तो वही दिक्कत आ जाएगी। चलो इसको -2 कर देते हैं, -2y, ये मैंने कर दिया माइनस कहाँ 2y, कर लूँ ऐसे, ठीक। तो चलो मुझे निकालना है p ऑफ गामा बाय x नॉट t, ठीक है, p ऑफ गामा निकालना है, p ऑफ गामा, p की वैल्यू ये है भाई, तो -2y, y की वैल्यू कितनी है 2t² डिवाइडेड बाय p की वैल्यू है ना ये, तो डिवाइडेड बाय में अपने पास क्या आता है, ये x नोट है ना 1, इसका डेरिवेटिव, तो यहां से अपने पास आ गया -4t², ठीक है। अब मुझे निकालना है क्यू ऑफ गामा बाय में अपने पास y नोट t, क्यू ऑफ गामा निकालो भाई, क्यू अपने पास कितना है x की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है t, तो ये हो जाएगा t, और डिवाइडेड बाय y नोट, डेरिवेटिव अपने पास इसका चलेगा ना कि पहले वाले का, तो ये अपने पास हो जाएगा 4 ऑफ t, t से t कैंसिल, कितना हो गया 1/4। अगर t की वैल्यू अपने पास, इफ t की वैल्यू ±1/2 है, नॉट इक्वल टू ±1/2 है, क्योंकि फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे क्या, नहीं होंगे, नहीं होंगे ना,
6 में कुछ भी कर लूँ होंगे ही नहीं, रियल में तो कभी भी नहीं होगा, नहीं होंगे ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ये हमेशा एनी वैल्यू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ टी बिलोंग्स टू रियल नंबर यूनिक सॉल्यूशन देगा। फिर आगे निकालने की जरूरत नहीं, अगर निकालना चाहो तो निकाल लो, पर उसकी जरूरत है ही नहीं, यूनिक सॉल्यूशन देगा। लेट अस सपोज दैट यहाँ पे मैं माइनस की बजाय मेरा प्लस होता, मान लेती हूँ, तो ये दोनों, तो अपने पास क्या होता, फिर ये चेंज हो जाता, फिर क्या होता, टी इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, ये क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। और t इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, नहीं होंगे ना उस पर भी इक्वल, मुझे 1/4 ले रही हूँ। अच्छा 1/4 पे होगा, प्लस माइनस 1/4 लिखोगे तो 1/16 और ये अपने पास कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है। टी नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1/4 पे ये क्या हो जाएंगे, हमेशा नॉट इक्वल रहेंगे, बस सिर्फ इस पे इक्वल होते हैं। अगर नॉट इक्वल प्लस माइनस 1/4 है तो अपने पास यूनिक सॉल्यूशन देगा, अगर प्लस माइनस 1/4 आ गई तो हमें गामा निकालना पड़ेगा, क्या, आर ऑफ गामा, आर ऑफ गामा बाय में यू डैश टी, आर ऑफ गामा, आर क्या दे रखा 3 ऑफ यू स्केयर यानी कि 3, और जो भी यू दे रखा, यू क्या दे रखा 2t और t प्लस 1 इसका पूरे का होल स्केयर, और डिवाइडेड बाय में अपने पास इसी का डेरिवेटिव, तो कितना आएगा 4 ऑफ t प्लस 2, ठीक है। अब इसमें देखो, इसको क्या करोगे आप, खोलोगे, पहले इसको क्या करोगे, खोलोगे और फिर इसके ऊपर t की वैल्यू पुट करोगे 1/4, देखना अगर इक्वल आ रहे हैं तो अपने पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो नो सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्लियर है, ये था आपका कॉची प्रॉब्लम। इसमें आपको देखना है यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। मैंने 5-6 एग्जाम्पल करवाने की कोशिश की है, आई होप आपको ये समझ आया होगा और इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। देखो ये तो मैं आपको समझा रही हूँ तो टाइम लग रहा है, वरना आप देखिए यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसको लेती हूँ, उसको लेती हूँ, करो भी आपको गिवन मिलेगा। ये तो मैंने डिफिकल्ट से डिफिकल्ट केस समझाया कि पहले करो, आपको बनाना पड़े तो आप क्या करोगे, नहीं बनाना पड़ेगा तो फिर आप ऐसे ही कर लोगे। ठीक है भाई, चलो शायद आपको आज कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।